Friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss the next topic of electrostatics, that is Gauss's law. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। स्थिर विद्युतिकी का जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गाउस का नियम। In this lecture, we will discuss about electric flux, Gauss's law in electrostatics, and applications of Gauss's law. तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम विद्युत फ्लक्स क्या है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम क्या होता है तथा गाउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग यूनिट एरिया normally is known as electric flux and it is represented by phi. तो किसी एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम फाई से निरूपित करते हैं। Here we are showing a diagram in which these are electric lines of forces and this is the total area S, and we take an infinitesimally small area ds, and ds vector is the area vector which is perpendicular to दिस एरिया। तो यहां पर हमने ई विद्युत बल रेखाएं दिखाई है जो कि तीर के दिशा में इंगित हैं। एस कुल क्षेत्रफल है जो कि हमारा ये है, तथा डीएस इसका हमने अल्पांश लिया है। डीएस वेक्टर इस क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा में पृष्ठ सदिश है तथा थीटा ई एवं डीएस के मध्य कोण है। So let a surface of area S be placed in an electric field E. माना विद्युत क्षेत्र E में एक पृष्ठ क्षेत्रफल S स्थित है। If ds represents the area element of S placed normal to this surface, यदि ds इस क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा में S का क्षेत्रफल अल्पांश है and En is the normal component of electric field in the direction of ds, तथा En ds की दिशा में विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक है। So d phi is equal to En ds. Here d phi represents the electric flux passing through area ds. तो क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स d phi is equal to En ds. But En is the normal component of electric field in the direction of ds. परंतु En क्षेत्रफल ds की दिशा में विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक है,
जो कि ई कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये हमारा ई और EM इस डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट होगा, विद्युत क्षेत्र का घटक होगा। तो अगर ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो आ जाएगा ई कॉस थीटा, क्योंकि ई एंड ds के बीच का एंगल हमारा थीटा है। सो डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा ds और दिस विल बी ई ds कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा, सो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। सो डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds। So the total electric flux crossing the given surface, अतः दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, एरिया हमारा S है, तो इस डी फाई का हम एरिया इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्षेत्रफल समाकलन कर देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन d phi and d phi is equal to E dot ds. So phi is equal to surface integration E dot ds. Now phi is equal to surface integration E dot ds. So अगर यहां से हमको phi को डिफाइन करना हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? The electric flux may be defined as the surface integral of the electric field over that surface. इस प्रकार विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र हमारा E है, इस E का हमने एरिया इंटीग्रेशन ले लिया है या सरफेस इंटीग्रेशन ले लिया है। मीन्स विद्युत क्षेत्र का अगर पृष्ठ समाकलन लोगे तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात होगा, मान प्राप्त होगा। फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, एक बंद पृष्ठ के लिए, अगर सरफेस हमारा क्लोज है, अगर पृष्ठ हमारा बंद है तो हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे, बंद पृष्ठ का समाकलन लेंगे। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन के लिए हमने यहां पर इस टाइप का इंटीग्रेशन काम में लिया है। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है या विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो हमारा है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम। So Gauss's law in electrostatics और Gauss's theorem in electrostatics, तो स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम या स्थिर विद्युतिकी में गाउस की प्रमेय। According to this theorem, the total electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन इप्सिलॉन 0 गुणा होता है। हियर इप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यह इप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। So if sigma q is
the total charge enclosed by a surface than electric flux। यदि किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू हो तो विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा, वो इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, इस बंद पथ में कुल आवेश का मान कितना है, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, उसका 1/ε0 गुणा होता है। सो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। Here epsilon naught is the permittivity of free space or vacuum। यहां एप्सिलॉन 0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है या निर्वात की विद्युतशीलता है। But according to the definition of electric flux, phi is equal to closed integration E dot ds। परंतु विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से phi is equal to closed surface integration of E dot ds होता है। Here E is the electric field। यहां E विद्युत क्षेत्र है। तो इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की अगर हम तुलना करें, यदि दोनों समीकरणों की तुलना करें और if we compare these two equations, then closed integration E dot ds is equal to sigma q upon epsilon naught। So surface integration E dot ds is equal to sigma q upon epsilon naught। अब ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से भी हम गॉसेस थ्योरम को या गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, Gauss's theorem states that the surface integral of the electric field over the closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface। यदि इस सूत्र का प्रयोग करके हम गाउस के प्रमेय या गाउस के नियम को परिभाषित करें तो वो क्या होगा? किसी बंद पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। सो सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds is equal to sigma q upon epsilon naught। If rho is the volume charge density, then charge enclosed by the surface। यदि रो आयतन आवेश घनत्व हो तो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान सिग्मा क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। क्योंकि रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या आयतन आवेश घनत्व है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन वी या कुल आवेश अपॉन आयतन। तो यहां से टोटल चार्ज हमको मिल गया है या कुल आवेश का मान हमको मिला है सिग्मा क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। बट सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds is equal to sigma q upon epsilon naught, जो अभी हमने निकाला था। अब इस सिग्मा क्यू की जगह हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी रख देते हैं। तो अगर ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो क्या आ जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds is equal to 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। अब यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन है और यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो एक तरफ हमारे पास में
पृष्ठ समाकलन है जबकि दूसरी तरफ आयतन समाकलन है, तो दोनों को हम या तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे या दोनों को हम सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। यह समीकरण गाउस प्रमेय का समाकलन रूप कहलाता है। नाउ फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस प्रमेय से, तो अगर डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगाएं तो हम सरफेस को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को सरफेस में चेंज कर सकते हैं। तो यदि पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में या आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करना हो तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dv। तो यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds की जगह हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dv लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dv इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dv। अब यहां पर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, यहां पर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। चूंकि दोनों तरफ आयतन समाकलन है, इसलिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम हटा देते हैं, आयतन समाकलन को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो डेल डॉट E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड डेल डॉट E को चाहे तो हम डाइवर्जेंस E लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इक्वेशन आई है, इन इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। ये समीकरण गाउस प्रमेय का अवकलन रूप कहलाती है। तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, गाउस नियम के अनुप्रयोग। अब यहां पर हम केवल दो एप्लीकेशन का डिस्कस करेंगे, केवल दो अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, गाउस नियम के अनुप्रयोग। फर्स्ट एप्लीकेशन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम कोई थिन स्फेरिकल शेल लेते हैं, एक कोई हम पतला गोलीय कोश लेते हैं और उसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, आवेश देते हैं। तो यदि हमारा बिंदु स्फेरिकल शेल के बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्फेरिकल शेल के ऊपर पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और अगर हमारा पॉइंट शेल के अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो सारा हमको यहां पर डिस्कस करना है। सो हियर वी हैव अ थिन स्फेरिकल शेल। तो यहां पर हमने एक पतला गोलीय कोश लिया है। द सेंटर ऑफ दिस शेल इज O। इस गोलीय कोश का केंद्र O है एंड R इज द रेडियस ऑफ दिस शेल, तथा कैपिटल R इस गोलीय कोश की त्रिज्या है। लेट प्लस Q चार्ज इज गिवन टू दिस शेल। माना इस कोश को प्लस Q आवेश दिया जाता है। अब क्योंकि ये हमारा स्फेरिकल शेल है, इसलिए इसके अंदर चार्ज हमारा केवल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल इसकी सतह पर वितरित होगा। इन अ
spherical shell, the charge given to it is uniformly distributed over its surface. यदि किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है. It means there will be no charge inside this shell. अतः इस गोलीय कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा. तो थिन स्फेरिकल शेल की बात करो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर की बात करो, दोनों हमारा सेम होगा. तो चाहे तो हम गोलीय कोश लें या कोई चालक गोला लें, दोनों के केस में चार्ज केवल इसके सरफेस के ऊपर होगा, आवेश केवल इसकी सतह पर होगा. Now first condition, when observation point P lies outside the spherical shell, that is small r is greater than capital R. जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो अर्थात R का मान कैपिटल R से अधिक हो, तो इस शेल के सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये हमारा P है. तो गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर माना कोई बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस OP इक्वल टू R को रेडियस लेकर एक स्फीयर बनाते हैं. तो OP बराबर R को त्रिज्या मानकर हमने एक गोलीय पृष्ठ की रचना की है और ये जो स्फेरिकल सरफेस है या गोलीय पृष्ठ है इसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ कहेंगे. सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस. ये हमारा गॉसियन सतह है या गॉसीय पृष्ठ है और इसका एरिया हमारा S है. अब गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियस सरफेस रिमेन कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड. गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान समान रहता है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है. सो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका अल्पांश लिया है, इसका स्मॉल पोर्शन लिया है और ये जो स्मॉल पोर्शन है या ये जो अल्पांश है इसका क्षेत्रफल या एरिया ds है. The value of electric field at Gaussian surface is always constant and it is directed outward. चूंकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान तथा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र हमारा E होगा जो हमारा इस डायरेक्शन में होगा. The magnitude of E at every point of Gaussian surface will be constant. गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण नियत रहता है या समान होता है. Now the total electric flux through the Gaussian surface, गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स. फ्लक्स की डेफिनेशन से phi is equal to सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds. अब डॉट प्रोडक्ट है
अगर इसको ओपन करोगे तो cos थीटा आएगा। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, और ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। E तथा ds के मध्य का कोण थीटा है। अब ds भी हमारा इसी डायरेक्शन में और E भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब E एंड ds के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब जैसे यहां पर थीटा को 0 करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 दिया जाएगा। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds। अब हमने कहा है कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, तो इस E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds और फाई इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब ds हमारा केवल इतना है। अगर इसका सरफेस इंटीग्रेशन लें और वो भी हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये जो बाहर वाला गोला है या आउटर स्फीयर है, इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एंड स्फीयर का एरिया होता है या गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। और क्योंकि बाहर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं इसलिए इसकी रेडियस स्मॉल r। सो इंटीग्रेशन ds हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गाउस के प्रमेय से फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एंड सिग्मा क्यू क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। एंड इसकी वैल्यू क्या है? Q। सो सिग्मा क्यू इक्वल टू Q। तो सिग्मा क्यू को हम Q से रिप्लेस कर देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, बट फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो भी हमने निकाला था। तो इस फाई को हम E इंटू 4 पाई r स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब अगर E निकालना है तो इस 4 पाई r स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एंड 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 को हम K लिखते हैं, तो E हो जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। अब टोटल चार्ज हमारा कांस्टेंट है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, इट मींस E हमारा r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या E r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल, यदि सिग्मा गोलीय कोश या चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। S का मतलब टोटल एरिया। यहां पर एरिया हम एक्चुअल जो स्फीयर है या वास्तविक गोला जो है उसका क्षेत्रफल होगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो Q इक्वल टू 4 पाई सिग्मा R स्क्वायर। तो इस Q की जगह अगर हम 4 पाई सिग्मा R स्क्वायर रखें तो E क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 एंड Q को हमने रिप्लेस कर दिया 4 पाई सिग्मा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, या E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। नाउ सेकंड केस, when point P
lies on the surface of a spherical shell, that is small r equal to capital R. जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो यहां पर हम स्मॉल r को कैपिटल R कर देते हैं। तो अभी हमने निकाला था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस R को अगर कैपिटल R करोगे तो E की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और साथ में हमने सिग्मा के टर्म्स में यह फॉर्मूला निकाला था। अब यहां पर भी अगर स्मॉल r को हम कैपिटल R करें तो क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो R स्क्वायर अपॉन ये भी कैपिटल R हो गया तो R स्क्वायर। अब कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सो E इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो। तो अगर पॉइंट हमारा स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो या गोलीय कोश की पृष्ठ पर हो तो E की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है जो कि के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर होगी, या इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो होगा। Now third case, when point P lies inside the spherical shell, that is small r is less than capital R. जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो अर्थात स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो तो। अब हमने कहा था कि स्फेरिकल शेल ये चार्ज्ड कंडक्टर के केवल सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, अंदर चार्ज की कोई वैल्यू नहीं होती है। सिंस इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट द सरफेस ऑफ शेल, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के केवल सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। Thus, in this case, there is no charge enclosed by the Gaussian surface because Gaussian surface is present inside the shell. अतः इस स्थिति में गॉसियन सतह या गॉसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि गॉसीय पृष्ठ गोलीय कोश के भीतर स्थित है। सो Q इक्वल टू जीरो। सो अगर पॉइंट r डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमने कहा है कि Q की वैल्यू जीरो है क्योंकि Q वो चार्ज है जो कि गॉसियन सरफेस से एनक्लोज्ड है या गॉसीय सतह से परिबद्ध है, तो Q को हम जीरो कर देते हैं, सो E इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर पॉइंट स्फेरिकल शेल के भीतर है, गोलीय कोश के भीतर है, तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। Now conclusion, if r is greater than capital R, यदि स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा है, it means point P lies outside the sphere, या बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है, then E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा E is inversely proportional to R स्क्वायर। सेकंड केस था when r equal to capital R, means when point P lies on the surface of spherical shell, जब बिंदु P गोलीय कोश के सतह पर स्थित हो। सो E इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब K हमारा कांस्टेंट, Q कांस्टेंट एंड कैपिटल R कांस्टेंट, इट मींस E इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड केस, when r is less than capital R,
जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो। तो इस केस में हमको E की वैल्यू मिली थी 0। तो हमारे 3 डिफरेंट कंडीशंस थी। अब सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो क्या आएगा। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। R इक्वल टू 0 से लेकर R इक्वल टू कैपिटल R तक, मीन्स यहां तक की बात कर रहे हैं हम। E की वैल्यू हमारी 0 है। जैसे R इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है, E की वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर जो कि कांस्टेंट होगी। तो यहां पर E की वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर जो E की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे R की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो जाती है, मीन्स पॉइंट P हमारा सरफेस से बाहर आ जाता है, स्फीयर से बाहर आ जाता है, तो हमने कहा है कि E R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E की वैल्यू हमारी कम होगी। तो इस टाइप से हमारा ग्राफ आएगा। The second application, electric field due to a uniformly charged non-conducting sphere, एक सम आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। पहले हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था या चालक गोला लिया था, तो कंडक्टिंग स्फीयर लो या फिर थिन स्फेरिकल शेल लो, दोनों के अंदर आर्टिकल सेम रहेगा। अब अगर हमारा स्फीयर सॉलिड स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या होगा। दिस इज आवर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यह हमारा एक अचालक गोला है। O is the center of this sphere and the radius of this sphere is capital R। माना O अचालक गोले का केंद्र है तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया है। यदि अचालक गोले को प्लस Q आवेश दिया जाए तो वह इसके आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होगा। मीन्स इसके हर पॉइंट पर अंदर की साइड में हमारा चार्ज होगा, आवेश होगा। Now when point P lies outside the sphere, that is R is greater than capital R। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक हो। कि हमने पॉइंट P मान लिया और ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से R डिस्टेंस पर है। अब अगर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो OP इक्वल टू R को रेडियस लेकर हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं, एक काल्पनिक गोला बनाते हैं। और वो जो स्फीयर होगा उसको हम गॉसियन स्फीयर कहेंगे। उसकी सरफेस हमारी गॉसियन सरफेस होगी, उसका पृष्ठ हमारा गाउसी पृष्ठ होगा। से हमारा इमेजिनरी स्फीयर है, ये हमने एक काल्पनिक गोला बनाया है और इसकी सरफेस या सतह गॉसियन सरफेस या गाउसीय पृष्ठ होगी। अब पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस गॉसियन सरफेस का हमने एक अल्पांश लिया है और वो जो स्मॉल पोर्शन है उसका एरिया हमारा ds है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पर सेम होगा और वो हमारा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये हमारी गॉसियन सरफेस है। कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू और डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में होगी। The magnitude of E at every point of Gaussian surface will be constant। गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण नियत होगा। Now the total electric flux through the Gaussian surface, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स phi is equal to surface integration E dot ds और डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो cos थीटा आ जाएगा। So phi is equal to surface integration E ds cos थीटा।
थीटा ई एंड ds के बीच का कोण है। ई भी हमारे इसी डायरेक्शन में है एंड ds वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो ई एंड ds के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इक्वल टू 1, सो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई ds। अब ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, सो फाई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रेशन ds। और इसको अगर सॉल्व करोगे सरफेस इंटीग्रेशन ds को, तो इस बाहर वाले स्फीयर का एरिया आ जाएगा, इस बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और वो क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गाउस के प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू है, तो सिग्मा क्यू की जगह हमने क्यू रख दिया है। बट फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई को ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहां से ई की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, and 1 upon 4 pi epsilon 0 is k, so E equal to kq by r square. If rho is the volume charge density of a sphere, यदि rho गोले का आयतन आवेश घनत्व हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है q अपॉन v, रो इक्वल टू q बाई v, और v उस स्फीयर का वॉल्यूम है जिसको हमने एक्चुअल में चार्ज दिया है, वास्तव में आवेश दिया है। तो एक्चुअल जो स्फीयर था उसका रेडियस हमारा कैपिटल R था, तो v आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। सो रो इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और यहां से q की वैल्यू रो की टर्म्स में हमको मिलेगी q इज इक्वल टू 4/3 पाई रो r क्यूब। अब ये जो q आया है, इस q की वैल्यू अगर हम यहां पर रखें तो क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो एज इट इज, और इस q की जगह हमने 4/3 पाई रो r क्यूब रखा है, सो 4/3 पाई रो r क्यूब and 1 upon r square as it is, so 1 by r square। अब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E हमको क्या मिलेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन अ पॉइंट P lies outside the नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यदि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बिंदु बाहर स्थित हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान हमारा E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर या E इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब अपॉन आर स्क्वायर होगा। नाउ सेकंड केस, व्हेन पॉइंट P lies on the surface of sphere, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, तो सिंपली हमको स्मॉल r की जगह कैपिटल R करना है। तो E की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इस स्मॉल r को कैपिटल R कर दो तो E हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सो E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और साथ में हमने रो की टर्म्स में E का फॉर्मूला ये निकाला था। तो स्मॉल r को कैपिटल R करोगे तो कैपिटल E हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E आ जाएगा रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। सो E इक्वल टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0।
when point P lies inside the sphere, that is small r is less than capital R। जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो अर्थात स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो। तो हमारा केस हो गया। दिस इज आवर एक्चुअल स्फीयर, यह हमारा वास्तविक गोला है जिसकी रेडियस या त्रिज्या कैपिटल R है और इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है, प्लस Q आवेश दिया है। अब पॉइंट P सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू कैपिटल R से कम है। तब OP इक्वल टू स्मॉल r को रेडियस लेकर हमने काल्पनिक गोला खींचा है, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है और ये जो इमेजिनरी स्फीयर है दिस इज आवर गॉसियन स्फीयर और इसकी जो सतह होगी, इसका जो पृष्ठ होगा वो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा, गाउसी पृष्ठ होगा। सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। अब यहां पर हम चार्ज की वैल्यू Q डैश मान लेते हैं, तो अंदर वाला जो स्फीयर है उसमें चार्ज या आवेश Q डैश है, जबकि बड़े वाले को हमने आवेश प्लस Q लिया है। तो केवल हमको इसके चार्ज की जरूरत है क्योंकि हम इसके यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये जो स्फीयर है इसका अल्पांश हमने ds लिया। ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे कांस्टेंट होगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इफ चार्ज Q डैश इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यदि आवेश Q डैश गॉसीय पृष्ठ से परिबद्ध हो तो Q डैश इज इक्वल टू रो इंटू V डैश। हियर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहां रो आयतन आवेश घनत्व है एंड V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। V डैश गॉसियन पृष्ठ का आयतन है। V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर। सो रो की वैल्यू भी हमने निकाली थी 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब एंड V डैश की वैल्यू है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि अंदर वाले की रेडियस हमारी स्मॉल r है। तो रो की जगह ये रख दो एंड V डैश की जगह में ये रख दें, तो Q डैश की वैल्यू हमको मिलेगी 3Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश की वैल्यू हमको मिलेगी QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। So this is the value of Q dash. Now the total electric flux through the Gaussian surface, Gaussian पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स phi is equal to E into 4 pi R square, जो हमने पहले निकाल रखा है। बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, परंतु गाउस के प्रमेय से phi is equal to sigma q upon epsilon 0 and sigma q is the charge enclosed by the Gaussian sphere। यहां sigma q गॉसियन गोले से परिबद्ध कुल आवेश है जिसकी वैल्यू हमारी Q डैश है, तो सिग्मा Q हमारा Q डैश हो जाएगा। सो phi इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, पर phi की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या जाएगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। सो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 और यहां से E की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश अपॉन R स्क्वायर। बट Q डैश इज इक्वल टू Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो Q डैश की जगह ये वैल्यू अगर हम यहां पर रखें
तो ई हमको क्या मिलेगा 1/4πε0 क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एंड 1/r² एज इट इज हमने लिख दिया है। r² से r² कैंसिल करो तो e इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। So 1/4πε0 क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब एंड 1/4πε0 क्या है k, तो e आ जाएगा k क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। So e इक्वल टू k क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बट q in terms of rho is 4/3 pi rho r क्यूब। तो यहां पर q की जगह ये वैल्यू रख दो तो e क्या हो जाएगा 1/4πε0, q को हमने रिप्लेस कर दिया 4/3 पाई रो r क्यूब से। सो 4/3 पाई रो r क्यूब एंड स्मॉल r अपॉन कैपिटल r क्यूब एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब कैपिटल R क्यूब से कैपिटल R क्यूब कैंसिल कर दो एंड 4 से 4 कैंसिल करो तो e क्या आ जाएगा रो r अपॉन 3ε0। सो e इक्वल टू रो r अपॉन 3ε0। तो यहां से क्लियर है कि e की वैल्यू r के प्रोपोर्शनल है और यहां से भी क्लियर है कि e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर पॉइंट P नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है तो जैसे जैसे सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस बढ़ेगी e की वैल्यू भी हमारी बढ़ेगी। When point P lies at the center of sphere that is r equal to 0, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो अर्थात r इक्वल टू 0 हो। तो अगर पॉइंट P अंदर है तो e की वैल्यू हमने ये निकाली थी। अब हम कह रहे हैं कि r की वैल्यू 0 है तो स्मॉल r को 0 कर दो तो e इक्वल टू 0, so equal to 0. Now conclusion, निष्कर्ष, if small r is greater than capital R, इसका मतलब पॉइंट P स्फीयर के बाहर है, तो इस केस में E इक्वल टू k3/r² और E is inversely proportional to r²। If r equal to capital R, it means point P lies on the sphere। यदि बिंदु P गोले पर स्थित हो तो E इक्वल टू k3/r² एंड दिस इज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ E, so E इक्वल टू कांस्टेंट। When r is less than capital R, it means point P lies inside the sphere। जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो so E इक्वल टू kqr अपॉन r क्यूब और E is directly proportional to R। And fourth case, when R equal to 0, it means when point P lies at the center of sphere, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो so E equal to 0। तो अगर इन चारों पॉइंट को लेकर हमें ग्राफ ड्रॉ करें तो सेंटर पर 0, सेंटर से लेकर जब तक r इक्वल टू कैपिटल R नहीं आता है e की वैल्यू r के साथ बढ़ेगी, r इक्वल टू कैपिटल R पर मैक्सिमम हो जाएगी जो हमारी कांस्टेंट है, और उसके बाद में अगर r की वैल्यू बढ़ती है तो e की वैल्यू हमारी कम होगी। तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। तो r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R तक e की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर मैक्सिमम हो गई और इसके बाद में r² के साथ में इनवर्सली डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉसेस थ्योरम क्या है एंड गॉसेस थ्योरम के 2 एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए हैं। सो गुड बाय।